नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ज्योतिषीय विषय लेकर। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर। प्रिय दर्शकों, इस चैनल का जो उद्देश्य था वो यही उद्देश्य था कि मैं आप सबों को ज्योतिष प्रारंभ से बताऊं। व्यस्तता के कारण वो उद्देश्य अगर मैं पूर्ण नहीं कर पा रहा तो मैंने उसका एक और विकल्प ढूंढा है। पहले तो इस चैनल पर मैं वीडियो ही नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन लगातार आप लोगों की मांग, आपके प्रेम के कारण दोबारा इस चैनल पर मुझे आना पड़ा। एक सहज और सरल मार्ग मुझे दिखाई पड़ा है जिसमें कम समय में ही मैं ज्योतिष से संबंधित तथ्य आपको समझा सकता हूं। प्रिय दर्शकों, प्रतिदिन राशिफल में मैं कोई न कोई ज्योतिषीय सूत्र आपको बताता हूं। देखा जाए तो वो सभी ज्योतिषीय सूत्र अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राशिफल का कार्यक्रम चूंकि मूल उद्देश्य राशिफल बताना होता है, फलतः जो सूत्र मैं आपको बताता हूं उस सूत्र से संबंधित उस सूत्र की गहराई आपको मैं कई बार नहीं समझा पाता, और उसके बाद कमेंट में देखा जाए तो ढेरों दर्शकों के प्रश्न उस विषय से संबंधित होते हैं जिन्हें बताना आवश्यक होता है। तो दिमाग में एक बात कौंधी कि मूल उद्देश्य क्या था इस चैनल का, यही ना कि मैं आपको ज्योतिष सिखाऊं। हां, तो उस उद्देश्य को हम पालेंगे। कुछ ज्यादा नहीं करना। मैं जो सूत्र आपको बताता हूं, चाहे गाहे बगाहे जो मेरे ज्योतिषीय अनुभव हैं, वो मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हो जा रहा हूं। और आपको ज्योतिष से संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं या जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, मैं थोड़े समय में ही उसको हल करने का प्रयत्न करूं। इससे आप ज्योतिष सीख भी लेंगे और इस चैनल का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। हाल फिलहाल में राशिफल में एक सूत्र मैंने बताया था, बेहद महत्वपूर्ण सूत्र था, लेकिन चूंकि राशिफल में समय कम होता है, जितना बता सकता था इस सूत्र को मैंने राशिफल में भी समझाया था, लेकिन इस विषय को और विस्तार की आवश्यकता थी। विषय था, मैंने उस दिन केवल एक उदाहरण दिया था राशिफल में कि जन्म कुंडली में धनेश और लाभेश दोनों के दोनों अस्त हों, मृत हों, तो जातक जीवन काल में धन के अभाव से जूझेगा। ये एक सूत्र था। असल में एक सामान्य सा ये सूत्र नहीं था, ये पूरी कुंडली का एक अपने आप में महत्वपूर्ण विषय था। केवल धन और लाभ क्यों, मैंने यहां सिंह लग्न की कुंडली क्यों बना दी है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने यह प्रश्न उठा दिया था कि अगर बुध हो तो क्या होगा। चूंकि देखा जाए तो बुध धनेश और लाभेश सिंह लग्न में बन जाते हैं और ये प्रायः सूर्य के आसपास ही रहा करते हैं, तो अस्त तो ये रहते ही हैं, तब क्या होगा। हालांकि मेरे जो पुराने ज्योतिष के कार्यक्रम देख रहे दर्शक हैं उन्हें पता है इस विषय का जवाब, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं, बताता हूं। बुध शुक्र ये सदैव सूर्य के आसपास ही होते हैं, जिसमें से बुध की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है, नोट करिए, 12 अंश। अगर कुंडली में बुध 12 अंश पर होते हुए अस्त है, 12 अंश से वो ऊपर होना चाहिए। नोट, 12 और 12 से ऊपर अंशों पर बुध आपकी कुंडली में है और वो अस्त अवस्था में आपको सूर्य के साथ आके आता दिखाई पड़ रहा है, तो ये बुध बेहद प्रभावशाली है। फिर से नोट करिए, 12 अंश और उससे ऊपर का बुध, मृत न हो, अस्त हो, तो निसंदेह ये बुध प्रभावी है। उस सवाल का आपको जवाब मिल गया। अब मैंने जैसा कहा यह विषय बेहद महत्वपूर्ण था, केवल यह धन भाव से संबंधित नहीं था, हर भाव से संबंधित था यह सूत्र। और यही विषय हर ज्योतिषी को जो ज्योतिष सीख रहे हैं उन्हें जानना चाहिए। उदाहरण से समझिए कि एक जन्म कुंडली आपके सम्मुख होती है, हो सकता है वो आपकी ही कुंडली हो, किसी की भी हो, और हमें उस कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी, यही सूत्र उस पर लागू हो रहा है, मृत अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, अस्त अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, या अंश बल से बेहद कमजोर है,
तो ये जो धर्म भाव है, 9वां भाव, ये धर्म का भी भाव है और भाग्य का भी भाव है। अब एक ज्योतिषी जो कि जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा है, उसको ये सूत्र तो पकड़ में आ गई कि इस जातक का धर्म और भाग्य कमजोर है। ये तो हमें सरल समझ में आ गया। लेकिन हम सीधा सीधा क्या ये जवाब कूद के दे देंगे कि ये जातक भाग्यहीन है? नहीं, यह समझने का विषय है। निसंदेह जन्म कुंडली में यह भाव कमजोर हुआ तो जातक का भाग्य कमजोर हुआ, यह हमें अंदरूनी रूप से पता चल गया। एक ज्योतिषी जन्म कुंडली को खोल के देख रहा है, उसने जान लिया कि इस जातक का भाग्य साथ नहीं देता या कहीं ना कहीं भाग्य से कमजोर है। लेकिन हम सीधे इस जवाब पर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ और भी तथ्य और तर्क हैं। हम पहले उसका अनुसंधान करेंगे। वो क्या है? किसी भी भाव के बल को जानने के लिए सूत्र बताया था वो कि भाव से भाव तक जाना, भावात भावम। तो 9वें से 9वां हमें पंचम का भी अध्ययन करना चाहिए। हम पंचम को भी अगर कमजोर पाए, अर्थात 5वें भाव का स्वामी भी अस्त मृत अवस्था में हुआ, अंश बल से कमजोर हुआ, 9वें के स्वामी की भी यही स्थिति हुई, तब हम कहेंगे कि हां, ये जातक निसंदेह भाग्य के मामले में बेहद कमजोर है। लेकिन अभी भी बात समाप्त नहीं हुई है। अभी भी हम इस तथ्य पर नहीं पहुंच सकते कि जातक अभागा ही होगा, यह अधार्मिक नास्तिक ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्योतिष का एक और सूत्र लागू होता है कि भाव को देखा, भावपति को देखा, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर भाव कमजोर पड़ रहा है तो भाव कारक को देखिए। जरूरी नहीं है कि भाव कमजोर होने से ही हम रिजल्ट पर आ जाएंगे। निसंदेह इसको यहां पर 2 मिनट रुक करके समझिए। एक जन्म कुंडली हमने खोला, जन्म कुंडली में हमें चंद्रमा कमजोर दिखाई पड़ा, वो बेहद कमजोर है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने जैसे ही जातक को देखा, चंद्रमा को देखा, हमने कहा इस जातक के शरीर में रक्त में या तो अल्पता है, इसके रक्त में कोई कमी है, श्वेत कण जो होता है वो कमजोर हो। लेकिन अगर आप सीधा सीधा कहेंगे, और हो सकता है उसने कभी टेस्ट ही ना कराया हो, तो कहेगा क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मेरे तो रक्त में कोई समस्या ही नहीं। और आमतौर पर रक्त की समस्या तुरंत दिखाई नहीं पड़ती, तो वहां ज्योतिष गलत दिखाई पड़ जाएगा। जबकि सत्य यह है कि वो टेस्ट कराए तो वो कमी उसके अंदर होगी। लेकिन एज ए ज्योतिषी आप इसे सिद्ध कैसे करेंगे? तो कहा कि नहीं, आप घबराइए मत। एक पॉइंट से तो हमें तय हुआ कि हां ये कमी तो होगी, लेकिन हम 100% मुहर नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि रक्त के कारक जो ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है? मंगल। अगर वो भी कमजोर है, वो भी मृत अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, एक और तथ्य यहीं पर। तो एक तो तथ्य आप समझ में आ गया कि हमने जान लिया कि उस जातक के शरीर में रक्त की कमी होगी। हालांकि इस अवस्था में भी उसे कई बार पता नहीं चलेगा। मेडिकल साइंस और ज्योतिष में इतना ही भेद है कि मेडिकल साइंस कहेगा कि भाई जाओ जांच करा के लाओ, ज्योतिषी जांच नहीं करा सकते। तो उस अवस्था में हमें प्रूफ देने के लिए नहीं होता है कि हम प्रूफ सिद्ध कैसे करें। खैर, एज ए ज्योतिषी एक और बात को सदैव समझिए, किसी भी भाव को, जो सूत्र मैंने अस्त बताया, आप ज्योतिष के जितने पुरातन ग्रंथों को देखेंगे वहां पर अस्त ग्रह का एक ही प्रभाव दिया गया, नगण्य। यह ग्रह बिना काम का है। जबकि आप मेरे जितने भी कार्यक्रम देखते आए होंगे, पुराने दर्शक जो हैं या जो भी अभी मैंने अस्त ग्रह को एकदम से बिना काम का ग्रह कभी नहीं कहा। सवाल उठता है कि मैं क्या पुराने जो हमारे ऋषि महर्षि थे उनसे ज्यादा जानकार हो गया हूं? मैंने उनको बिल्कुल कमजोर क्यों नहीं कहा? प्रिय दर्शकों, इसके पीछे कारण है। ज्योतिष आध्यात्म है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। वेद का नेत्र है, ये हम सभी जानते हैं। तो ऋषियों की नजर में किसी ग्रह का अस्त होना, वो उसके मूलभूत जो उसका प्रभाव जातक के जीवन पर है उसमें कमी तो होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। उदाहरणार्थ, कोई तत्व अगर, कोई ग्रह अगर कमजोर है, तो मैंने बताया था ग्रह तत्व है, तो वो तत्व कमजोर हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किसी भी ग्रह का तत्व शरीर में कम पाया जाना, पंच तत्व में से कोई भी तत्व कमजोर पाया जाना जातक के आध्यात्मिक उन्नति को बाधित कर देगा। ध्यान से सुनिए इस चीज को। पंच तत्व में कोई भी तत्व कमजोर अवस्था में है तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऐसे जातक की चंचलता, या कोई भी तत्व ले लीजिए, किसी भी तत्व के कमजोर होने से जातक के अंदर कोई ना कोई तो कमी होगी। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का स्वस्थ होना, शरीर का स्वस्थ होना एक
व्यक्ति का देखा जाए तो धार्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास तभी होगा जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, तन से, मन से, हर प्रकार से जब वो स्वस्थ होगा तभी उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी। तो ज्योतिष शास्त्र तो आध्यात्म को मानता है, इसीलिए अस्त ग्रह को कहा कि पूरी तरह से नगण्य है, जबकि ऐसा नहीं है। और इसी के लिए मैंने कई बार अपने कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया कि अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह अस्त है, मृत है, तो हम अगर उसका टेस्ट कराएंगे लैब में जाकर के, तो उससे संबंधित तत्वों में कमी हमें साफ साफ दिखाई पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव विहीन है। और उदाहरण के तौर पर आज के इस परिवेश में हमें धर्म से लेना देना कितना है? अगर किसी का गुरु अस्त है तो हो सकता है उसका पूजा पाठ में मन कम लगे, लेकिन हम ऐसा थोड़ी कह देंगे कि वो पढ़ेगा ही नहीं, हम ऐसा थोड़ी कह देंगे कि उसका विवाह होगा ही नहीं, हम ऐसा थोड़ी कह देंगे कि उसका संतान होगा ही नहीं, जबकि इन चीजों के कारक है गुरु। अस्त होने के चलते कमी होनी चाहिए थी। फिर अस्त के ग्रह का अर्थ कमजोर कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण देख रहे थे। बस हमारा विषय क्या है आज का? अस्त, मृत या अंश बल में कमजोर। अब मैंने उस दिन ज्योतिष के सूत्र में ये दो भावों से संबंधित तथ्य जोड़ा था। आप हर भाव से संबंधित इस तथ्य को जोड़िए। उदाहरण समझिए फिर से। अगर किसी जातक की कुंडली में लग्नपति, यहां सिंह लग्न है, सूर्य अस्त नहीं होते, पर लग्नपति अस्त अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो, अंश बल से कमजोर अवस्था में हो, यही मुख्य आज का विषय है, तो निसंदेह उस जातक के व्यक्तित्व में बेहद कमी होगी। लेकिन हम कूद कर इस विषय पर नहीं पहुंच सकते, कूद कर नहीं पहुंच सकते। लग्न में बहुत सारे ग्रह कारक होते हैं। लग्न में गुरु कारक होते हैं, सूर्य कारक होते हैं, बुध कारक होते हैं, शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब इन कारक ग्रहों में से किसी के पास भी बल होगा तो उस जातक के पास चीजें होंगी। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्न बेहद कमजोर है, बेहद कमजोर, लेकिन उसका शुक्र बली है, उसका शुक्र बली है। शुक्र लग्न के कारक ग्रहों में से एक है, अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं। तो आमतौर पर उस जातक के जीवन के अंदरूनी हिस्से में झांक करके देखा जाएगा तो अंदर से बेहद कमजोर दिखाई पड़ेगा, लेकिन खूबसूरती, उसकी चमक दमक एक सामान्य परिस्थिति में, चाहे ज्योतिषी कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसको ये कहते हिम्मत नहीं होगी कि आप अंदर से खोखले हैं, हिम्मत ही नहीं होगी। वो शुक्र, उसका चमक दमक इतना ज्यादा होगा, हिम्मत कहां से लाएंगे कि बोल दें कि भाई आप अंदर से खोखले हैं। ये है ज्योतिष की बारीकी, इसको समझना है, इसको जानना है। तो उस दिन जो सूत्र बताया था वो मात्र 2 लाइन का था, लेकिन असल में मेरे सूत्र 2 लाइन के नहीं होते, उस सूत्र के पीछे बड़े गंभीर सूत्र होते हैं। तो ये सूत्र था, आपने धन भाव से जोड़ा, आप इसे हर भाव पर अप्लाई करिए। आप अपनी कुंडली पर कर सकते हैं, आप ज्योतिष सीख रहे हैं, क्योंकि सभी लोग ज्योतिष हो सकता है न सीख रहे हों, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो उस ग्रह के प्रभाव को अस्त मृत अवस्था में इसी तरह से देखिए। हर भाव के, किसी भी भाव के स्वामी अगर अस्त अवस्था में होंगे, मृत अवस्था में होंगे, अंश बल से कमजोर होंगे, तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि उस भाव से संबंधित प्रभाव जातक के जीवन में कम होगा ही होगा, अक्षरशः ब्रह्म लकीर। अब यही देखना हमारा काम होता है जो ज्योतिषी, कि उस भाव के स्वामी, उस भाव के कारक के पास कितना बल है। भाव के स्वामी, भाव के कारक भी एकदम से कमजोर हो जाए, तब तो उस दिन का सूत्र यही था कि अगर धनेश और लाभेश दोनों के दोनों अस्त मृत अवस्था में हो, इस भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि हो, यह भाव पाप मध्यत्व में हो, तो ऐसा जातक दरिद्र होता है। हाँ, तो इतनी सारी बातें लागू हो जाएंगी तो निसंदेह दरिद्रता की स्थिति आ जाएगी। हालांकि तब भी बात नहीं बनती, अभी भी गुरु को देखना है। एक ज्योतिषी को हर एक पॉइंट पर ध्यान रखना होता है कि गुरु को देखो, इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे तथ्यों के सिद्ध होने से निसंदेह धन के मामले में वो दरिद्रता तो देखेगा, उसके जीवन काल में धन संचित नहीं होगा, यह ब्रह्म वाक्य। लेकिन गुरु के पास मान लिया जाए बल हो गया है तो उसके काम चलने पर धन उसको मिलते रहेंगे। आशा करता हूं इस सूत्र को आपने समझ लिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर राशिफल के 1000 वीडियो हैं तो कुछ को छोड़ दें तो कम से कम 800 ऐसे सूत्र होंगे जो मैंने बताए हैं। उनको अगर मैं सिद्ध करूं और ज्योतिष समझाऊं तो आप बेहद आसानी से ज्योतिष की बारीकियों को समझ लेंगे। यह भी आपके काम का ही होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।